हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। एक और महीना एंड होने को चला है। मंथली करंट अफेयर आप लोगों को जल्द ही दे देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये हर महीने की बात मैं कहा ही करता हूँ कि दिन प्रतिदिन बीतते जा रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 तारीख को करेंगे, वो 1 तारीख आपकी फिर से पास आ गई है। सोच लेना, अगर 1 तारीख को कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, पढ़ना, दौड़ना या वॉक करना, वज़न कम करना, डाइटिंग करना, जो भी कुछ है वो 1 तारीख को मन में रहता है ना कि 1 तारीख को ये तो पक्का ही स्टार्ट करेंगे, कर देना। उसमें से एक तैयारी ये भी स्टार्ट कर सकते हो कि आप सोशल साइंस की तैयारी कर सकते हो, जीके की तैयारी कर सकते हो। जो बच्चा पढ़ रहा है वो ज़रूर देखना इस क्लास को। रात जो क्लास पढ़ाई थी उस क्लास को ज़रूर देखना। बहुत ही मेहनत से कंटेंट तैयार किया था। यकीन करता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपने कभी नहीं पढ़ा। काफ़ी डेप्थ में चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो आप अगर सीरियस हो, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, एक ही बार आप लोगों को ये पढ़ना है। उसके बाद में कभी लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीके पढ़ने की, क्योंकि अच्छे से हर एक परतें तो खोल खोल के पढ़ा ही रहा हूँ मैं इसमें। संपूर्ण बैच ले सकते हो आप लोग सीईटी के लिए, वो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे है, ये भी स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे है। अलग से कंप्यूटर का भी बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, उसको भी ले सकते हो खूब डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो। किताब के लिए आप लोगों को अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस बुक का आपको। पंजाब सरकार द्वारा भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले पानी की आपूर्ति हाल ही में किस कारण घटा दी गई है। हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे थे, बाकी चर्चाएं चली रही थी। इस बीच में हमारे हरियाणा पे भी एक संकट आन पड़ा है, और वो ये है कि पंजाब ने हमें पानी की आपूर्ति कम कर दी है। क्या है मामला, सुनते हैं। और इसका ठीक आंसर तो है, हरियाणा ने पहले ही अपने वार्षिक कोटे का पानी उपयोग कर लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है भगवंत मान है। हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी मार्च में ही इस्तेमाल कर लिया है। अब वह अप्रैल और मई तक ज़्यादा पानी मांग रहे हैं। हमने कहा है कि पहले पानी की किफ़ायती तरीके से यूज़ करना था, और हम ज़्यादा पानी कहाँ से दें। हमारी भी धान की फसल आ रही है, हमें भी नहरों में पानी की डिमांड आने लगी है, ऐसा पंजाब के मुख्यमंत्री जी का कहना है। पंजाब सरकार ने हरियाणा को भाखड़ा नहर से मिलने वाले पानी में कटौती कर दी है। हरियाणा को रोजाना 9500 क्यूसेक पानी मिलता था, जिसे घटा के 4000 क्यूसेक पानी कर दिया गया है वर्तमान में। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब भी हम मानवता के आधार पर 4000 क्यूसेक पानी, पीने लायक पानी दे रहे हैं। हम किसी को प्यासा नहीं मार सकते। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि जो वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान से पानी छीन लिया है, वह पानी नहीं जाने देंगे। हम वह पानी हमें दे दो, हमारे डैम भर दो, हम आगे दे देंगे। जो कह रहे हो कि चिनाब, झेलम, उज और के साथ साथ जो है कश्मीरी नदी का पानी रोकेंगे, और उसे मतलब कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, ये आप सोच रहे होंगे कश्मीरी नदी कहाँ से आ गई, तो मेन नदी ये है। और मतलब कुछ छोटी छोटी और भी सहायक नदियां हैं, तो उसे हमारी तरफ डाइवर्ट कर दो। हम भाजपा इस पर राजनीति ना करे, ये हमारी ज़रूरत है। तो कहते हैं हमें डाइवर्ट कर दो, पानी रोक दो। ये बात मैं बता चुका हूँ कि एकदम से इस पानी को बंद नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं बंद किया जा सकता, मैंने एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि देखो ये संधि कब हुई थी। ये संधि हुई थी आपकी 19 सितंबर को हुई थी। 19 सितंबर 1960 को ये संधि हुई थी आपकी वर्ल्ड बैंक के साथ में, जिसमें से जो पश्चिमी नदियाँ थी, वेस्टर्न रिवर थी, वेस्टर्न रिवर में से 3 नदी, जिसमें से इंडस खुद है, इसके साथ साथ झेलम है, और के साथ साथ ब्यास है। इन 3 नदियों का पानी जो है वो 80% पाकिस्तान के पास, 20% इंडिया के पास। रिमेनिंग जो आपकी ब्यास है, सतलज है और रावी है, इन 3 नदियों का 100% पानी हमारे पास। अब 100% में से 90% ही हम यूज़ कर पा रहे हैं, 10% तो अभी भी हमारा जा पा रहा है कहाँ पे, सिंधु में मिलके या पाकिस्तान साइड जा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहे सर? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डैम नहीं है, उसको रोकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए प्रॉपर योजनाएं, नहरें, वो चीज़ें नहीं है। अच्छा, अगर आप इसका ही नहीं यूज़ कर रहे, यहाँ पे तकरीबन 33 मिलियन एकड़ फुट के आसपास पानी है, एकड़ फुट के आसपास पानी है यहाँ पे। इससे 4 गुना पानी इनमें है, लगभग 135 मिलियन एकड़ फुट के आसपास पानी है। तो इसको तो 100% हम यूज़ कर ही कैसे लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो संधि सस्पेंड होने का मतलब है उनको बताएंगे नहीं अब मतलब पानी एकदम, जैसे आपने सुना होगा कल परसों की इमरजेंसी लगी पाकिस्तान में, एकदम से झेलम का पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया उनके लिए। तो हम बताएंगे नहीं उनको कब पानी ज़्यादा छोड़ेंगे, कब पानी कम करेंगे। ये चीज़ें रहेगी, पहले ये चीज़ें बताना होता है अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन अब बता नहीं पा रहे हैं, बताएंगे ही नहीं हम लोग इस चीज़ को।
अब पंजाब के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आप इस पे राजनीति ना करो, ये पानी अगर आप कह रहे हो ना बंद कर दिया, तो उनकी बंद कर दिया तो हमारी तरफ पानी छोड़ दो ना, हमें पानी की बहुत ज़रूरत है, और हमारे पास पानी अगर आ जाएगा तो हम हरियाणा को भी दे देंगे। ये बात कही है। आपका इस बात पे क्या रिएक्शन है, मुझे पॉजिटिव वे से आप बताना ज़रूर कमेंट में। तो पंजाब सरकार का पक्ष है कि भगवंत मान जी ने कहा है कि हरियाणा ने अपने कोटे का पानी 2 महीने पहले ही उपयोग कर लिया है। जल वितरण का वर्ष जो है ना 21 मई से स्टार्ट होता है और अगले वर्ष 21 मई तक चलता है। डैम में पानी की कमी, रणजीत सागर डैम में पिछले साल से 39 फीट और पोंग डैम में 24 फीट पानी की कमी है। हम मानवता के आधार पर 4,000 क्यूसेक पानी पीने लायक दे रहे हैं। पानी का जो पाकिस्तान को नहीं जा रहा है वो पंजाब को दे दो, हम हरियाणा को दे देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया थी। सीएम हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंजाब सीएम ने पहले समाधान का आश्वासन दिया लेकिन बाद में वीडियो जारी कर राजनीति की है। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की। 5 जिलों पे इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। हिसार पे, फतेहाबाद से सिरसा पे, रोहतक पे, महेंद्रगढ़ में जल संकट की जो ना स्थिति आएगी। 1976 में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन के तहत पंजाब के 7.2 मिलियन एकड़ फुट से 3.5 मिलियन एकड़ फुट हरियाणा को पानी जो है ना देने का आदेश दिया था। 1981 में राज्यों के बीच जल समझौता हुआ जिसके तहत हरियाणा को 1.8 मिलियन एकड़ फुट पानी मिल रहा है। एसवाईएल नहर का निर्माण अधूरा है, अभी भी विवाद अभी भी जारी है। थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसको, डिटेल से सुनो। देखो, हरियाणा और पंजाब के बीच में भाखड़ा नहर का विवाद मुख्य रूप से सतलुज यमुना लिंक यानी कि एसवाईएल का ही विवाद है ये। इस नहर का उद्देश्य रावी व्यास नदियों के पानी को हरियाणा तक पहुंचाना था, लेकिन पंजाब ने इस परियोजना का विरोध किया और नहर का निर्माण पूरा होने ही नहीं दिया। इसमें कब क्या हुआ था, 1966 की बात है, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब हरियाणा को रावी और ब्यास नदियों के पानी का हिस्सा दिया जाने था। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एसवाईएल नहर परियोजना की घोषणा की ताकि हरियाणा को उसका पानी मिल सके। पंजाब ने इसका विरोध किया और कहा कि एसवाईएल नहर से पंजाब को पानी का नुकसान होगा। पंजाब ने सिख उग्रवाद के कारण 1990 में नहर के निर्माण का काम बंद हो गया। कई इंजीनियरों और मजदूरों की हत्या भी कर दी गई थी उस टाइम पे। 1996 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि पंजाब को नहर का निर्माण पूरा करने का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को नहर का निर्माण पूरा करने के आदेश दिए, लेकिन पंजाब ने इसे मानने से साफ मना कर दिया। 2004 में पंजाब विधानसभा ने एक कानून पारित किया जिससे जल बंटवारे से जुड़े सभी समझौते रद्द हो गए और विवाद पर दोनों राज्यों का पक्ष आया, अभी तुम दोनों मिलके सुलझा लो, बीच में एक सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। हरियाणा का कहना है कि उसे एसवाईएल नहर से उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, जबकि पंजाब का कहना है कि उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और वह हरियाणा को पानी नहीं देना चाहता है। नहर की मौजूदा स्थिति क्या है, एसवाईएल नहर के निर्माण की मांग कर रहा है जबकि पंजाब इसे बनाने से इनकार कर रहा है, इसलिए पंजाब में आज भी नहर का काम अधूरा ही पड़ा है। ये इसमें एक्चुअली क्या है कि ये प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है पानी का, वरना तो देखो 10% पाकिस्तान की तरफ जा रहा है आज भी पानी, मिटन कोट के साथ मिलकर ये पाकिस्तान के कराची से होकर अरब सागर में गिर रहा है आज भी, प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण। और प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण अब हम जैसे उन्होंने इधर बंद कर दिया पाकिस्तान साइड, तो वो इधर आ सकता है। मैनेजमेंट डैम उसमें बहुत लंबा समय लगेगा, वो बहुत लंबा एक प्रोसेस है, मतलब आप यूँ सोच के चलिएगा दिन रात भी काम करते हैं तो लगभग 10 से 15 साल लग जाएं, 5-10 साल मतलब कम से कम मान के चलो। लेकिन इसे विशेषज्ञ कहते हैं कि 30 साल का प्रोजेक्ट है ये वाला, जब पूर्णतः पाकिस्तान को आप पानी बंद करोगे। तो अपने आप में एक काफ़ी लंबा विवाद है, जब से हरियाणा राज्य बना है तब से ही चल ही रहा है। आगे देखो क्या रहता है इसका। हरियाणा का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र किस जिले में स्टार्ट किया गया है। अब देखो ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ चुकी है, हालांकि इसका उद्घाटन महिला दिवस पे हो चुका था, लेकिन अभी ये स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मतलब परामर्श देना भी स्टार्ट किया जा चुका है। ये हरियाणा के गुरुग्राम में ऐसा स्टार्ट हुआ है। ये क्या है सर ये सेंटर, देखो हरियाणा के अंदर सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 गुरुग्राम में स्टार्ट किया गया था इसे। उद्घाटनकर्ता ममता कुमारी है जो राष्ट्रीय महिला आयोग की मेंबर है, रेणु भाटिया जो हरियाणा में अध्यक्ष है हरियाणा राज्य महिला आयोग की। इसका उद्देश्य क्या है कि बेसिकली शादी से पहले लड़का लड़की को बैठ के समझाना, उन दोनों के वैवाहिक जीवन में आने वाली भावनात्मक, सामाजिक और पारिवारिक चुनौती है उसे निपटने में उन्हें सक्षम बनाना, छोटे छोटे विवादों से उत्पन्न होने वाले बड़े बड़े मतभेदों और तलाक की घटनाओं को रोकना है। तेरे मेरे सपने इसका नाम रखा है के जरिए दंपतियों को सिखाना है कि समस्या का समाधान तलाक नहीं है बल्कि समझदारी से ही हो सकता है।
समाज में बढ़ रहे तलाक, आजकल तो शादी जैसे यूँ समझिएगा कि बहुत ही कम टाइम के लिए ही रुक पाती है। और हरियाणा के सभी 22 जिलों में इस तरह के परामर्श केंद्र खोले जाएंगे, नई गाइडलाइन दी जाएगी। यह पहल समाज को मनमुटाव, रिश्तों में कड़वाहट से बचाने के लिए है। तेरे मेरे सपने मिलके हमारे जीवन के सपनों को साकार करने का प्रयास करेगा। देश के 9 राज्यों में ऐसे 21 परामर्श केंद्र स्टार्ट किए जा चुके हैं और विकसित भारत 2047 से जुड़ा हुआ विजन है, नारी शक्ति की सहभागिता, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जरूरी भी है, ठीक है ना, समझना जरूरी भी है, सामंजस्य जरूरी है। क्या होता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, वो इमोशन पे हम काबू नहीं रख पाते। इमोशन मतलब क्या है सर, किस टाइप के, जैसे गुस्सा आया तो उसको बहुत जल्दी हम उस टाइम पे रिएक्ट कर देते हैं। और इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक दिन आगे पहले भी कहा था, ये बड़ा मुश्किल है। समय के साथ, चीज़ों के साथ, किताबें पढ़ने से ये चीज़ें समझ में आती है। आज से लगभग 1 डेढ़ साल 2 साल पहले तो शायद मुझे भी इतनी समझ नहीं थी इस चीज़ पे, पर धीरे धीरे बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे दार्शनिकों का जब अध्ययन किया, तब चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आई है कि इमोशंस को कैसे काबू में रखा जा सकता है। और वाकई बड़ा पॉजिटिव बदलाव है ये, अपने आप में बड़ा शांत मन रहता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मन रहता है, चीज़ें पहले से ज़्यादा याद होने लग गई, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होने लग गई। मेरी भी ये तुम्हें सलाह है, जब भी कोई इमोशन हो किसी टाइप का, चाहे वो भावनात्मक में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, उस समय ज़्यादा फैसले लेने से बचे, कोशिश करें। और समस्या का समाधान हो सकता है, बातचीत के लिए हमेशा आगे आएँ, कोशिश ये करें, ठीक है ना। या किसी थर्ड पर्सन जो ज़्यादा समझदार हो, उसको बीच में रख के बात की चीत की जा सकती है। युद्ध, लड़ाई या कह सकते हैं अलगाव, ये चीज़ें ठीक नहीं है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। अग्रवा स्थित ऐतिहासिक टीले पर चल रही खुदाई में अब तक कौन कौन से सामग्री मिली है? तो कौन कौन से सामग्री मिली है सर? यहाँ पे मिली है मिट्टी के बर्तन, इमारत की सीढ़ियों के अवशेष, गोल मनके, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिले हैं अभी हाल ही में। मिट्टी के बर्तन जैसे हांडिया है, कुल्हड़ है, ढक्कन है, ये मिले हैं। इमारत की सीढ़ियों के अवशेष है, पुराने भवनों के अवशेष मिले हैं। गोल मनके मिले हैं, मिट्टी के बने छोटे छोटे मनके मिले हैं। कलाकृतियाँ मिली है जिसमें से पत्थर और कमल पुष्प की नक्काशी है। खोपड़ी भी यहाँ पे है, वो तो रिसेंट मानव कंकाल का ऊपरी भाग है, ये सब मिले हैं यहाँ पे। मानव कंकाल की खोपड़ी है, खुदाई के दौरान A1 ट्रेंच में मानव कंकाल का ऊपरी भाग खोपड़ी मिला है। और गहरी खुदाई से कंकाल का पूरा हिस्सा मिलने की संभावना है। और लैब जांच में लिंग, आयु और कालखंड इसका पता लग पाएगा। और अधिक पुराना नहीं लग रहा है क्योंकि ये टीले का ऊपरी भाग में ही है। तो 45 दिन से निरंतर खुदाई यहाँ पे चल रही है। 12 ट्रेंच है, 10 बाई 10 फीट के बनाए गए हैं। इसमें अलग अलग स्तर पे काम हो रहा है। 70 मेंबर है, 15 स्टूडेंट है, 50 कामगार है, और के साथ साथ इसमें पुरातत्वविद भी साथ के साथ काम कर रहे हैं। और ऐतिहासिक है, पूर्व में खुदाई में चौथी से 14 नंबर की शताब्दी है, वहाँ तक के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा निदेशक कोमई अथोइलू कोबुई के अनुसार गहरी खुदाई के दौरान यहाँ पे और भी ऐतिहासिक विरासत शायद मिल सकते हैं। वैज्ञानिक जांच बाकी चीज़ों की चल रही है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल जो है ना, मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, और क्वेश्चन आपके लिए जो है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि हरियाणा के अंदर कौन सा ऐसा गांव है जिसका नाम है, आप मुझे चलो उस गांव का नाम बताइएगा जिसे 2023 में बेस्ट विलेज गांव का दर्जा मिला था, कांस्य पदक मिला था उसको। उस श्रेणी के अंदर कौन सा जिला है वो इनमें से बताइएगा आप लोग, जिसको कांस्य पदक मिला था बेस्ट विलेज की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दिवस पे। तो आप मुझे कमेंट में बताओ, इंटरनेशनल टूरिस्ट डे कब मनाते हैं, हरियाणा में टूरिस्ट डे कब मनाते हैं, नेशनल टूरिस्ट डे कब आता है, तीनों बताना मुझे आप, ठीक है। शुक्रिया।